अनूप और कल्पेश दो अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक ही कक्षा में साथ में ही पढ़ते थे। पढ़ाई में दोनों ही बड़े होशियार थे। पढ़ाई करना उनका पहला काम था। अन्य चीजों पर वे बाद में ध्यान देते थे। पढ़ाई में उन दोनों मुकाबला रहता था। कभी अनूप प्रथम आता तो कभी कल्पेश। दोनों में यह बताना मुश्किल था कि पढ़ाई में कौन आगे है। दोनों को उनके क्लास टीचर भी बहुत चाहते थे। क्लास के सभी बच्चे उन दोनों का बहुत आदर करते थे, क्योंकि वे दोनों पढ़ाई में होशियार होने के साथ ही दयालु और नम्र स्वभाव के थे। कक्षा 8 की परीक्षा हुई। दोनों ने जमकर परीक्षा दी। परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित हुआ। इस बार का परीक्षा में अनूप और कल्पेश तो क्या, क्लास के सभी बच्चे और खुद अध्यापक भी हैरान रह गए थे। हर परीक्षाओं में तो अनूप और कल्पेश लगभग साथ साथ ही रहते थे। मतलब कभी अनूप कल्पेश से 10-15 मार्क्स से आगे रहता तो कभी कल्पेश अनूप से, मगर इस बार न जाने क्या हुआ कि कल्पेश ने अनूप से लगभग 50 मार्क्स से बाजी मार ली थी। परीक्षा के रिजल्ट के बाद दोनों स्कूल से घर लौट रहे थे। अनूप ने कल्पेश से कहा, क्यों कल्पेश, इस बार तो तुम मुझे बहुत पीछे छोड़ गए। मेरा ऐसा भाग्य कहाँ जो तुम्हारे मार्क्स पा सको। नहीं अनूप, ऐसा तो नहीं, मुस्कुराता हुआ कल्पेश बोला। वह अपनी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समा रहा था। मन ही मन उसे अपने क्लास में सबसे अधिक मार्क्स से पास होने एवं अनूप के द्वार प्रशंसित होने से कल्पेश के मन में अभिमान जाग उठा। घमंड में कल्पेश के मन मस्तिष्क पर ऐसा बुरा असर छोड़ा कि वह पढ़ाई में धीरे धीरे विचलित होने लगा। क्लास में जब शिक्षक पढ़ाने लगते तो वह दूसरे बच्चों से बातें करने लगता। एक दिन शिक्षक इतिहास पढ़ा रहे थे। तीसरी पंक्ति में बैठे कल्पेश को बगल के एक लड़के से बातें करते देख शिक्षक ने कल्पेश को बहुत डांटा और छड़ी से उसे पीटा, और फिर उन्होंने पढ़ाना जारी रखा। इस सजा से कल्पेश का क्लास में बातें करना तो बंद हो गया, परंतु पढ़ाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह घमंड में आकर अनूप से भी कम बोलने लगा। धीरे धीरे परीक्षा आने लगी। क्लास के बच्चे जी जान से पढ़ाई में लग गए थे। कल्पेश बहुत ही आराम में था, क्योंकि उसे पता था कि क्लास में पहला नंबर उससे कोई नहीं छीन सकता है। परीक्षा हुई। कुछ दिनों बाद परीक्षा का रिजल्ट आ गया। इस बार अनूप क्लास में सबसे पहला आया था, जबकि कल्पेश इस बार अपना परीक्षा का रिजल्ट देखकर चौंक पड़ा। वह परीक्षा में फेल था। कल्पेश की अपनी करनी का फल मिल चुका था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, जिंदगी में हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करो। चंद्रकांत और सोमनाथ एक ही क्लास में पढ़ते थे और वे एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। सोमनाथ पढ़ाई के साथ साथ खेलने में भी अच्छा था और चंद्रकांत स्कूल छूटने के बाद सिर्फ खेलता और गांव भर घूमता रहता था। एक दिन स्कूल में खेल दिवस आयोजित किया था और सोमनाथ ने कई खेल में हिस्सा लिया था। चंद्रकांत ने खेल दिवस पर कोई भी खेल में हिस्सा नहीं लिया था। वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड पर दूसरे छात्रों का मजाक उड़ा रहा था। अगले दिन स्कूल में प्राइज वितरण समारोह हुआ। सोमनाथ ने कई इनाम जीत लिए थे। चंद्रकांत को कई घंटे बेंच पर खड़ा किया गया। चंद्रकांत ने यह बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने उसे अपनी बेइज्जत समझा। वह सोमनाथ के घर जाकर उसकी माँ से उलाहना देने लगी। अरे इनाम क्या मिल गया है कि सारे स्कूल में नचा नचा कर दिखा रहा था, और हमारे चंद्रकांत को बेंच पर खड़ा करवा दिया। किसने खड़ा करवा दिया बेंच पर? सोमनाथ ने। सोमनाथ की माँ ने पूछा। उन्हें पूरी स्थिति का पता नहीं था। हाँ, और क्या? चंद्रकांत की माँ ने गुस्से से कहा। सोमनाथ को क्या पड़ी है जो बेंच पर खड़ा करवाएगा? पढ़ाई नहीं की होगी इसलिए रखा होगा। सोमनाथ की माँ ने कहा। अरे तुम लोग दुश्मनी निकलवाते हैं। जलते हैं कि हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। चंद्रकांत की माँ ने कहा। मगर सोनू की माँ ने धीरज से काम लिया। बोली, कल स्कूल चलकर पता करेंगे कि हुआ क्या था। मैं देख लूंगी एक एक को। स्कूल के मैनेजर से कहकर उस मास्टरनी को न निकलवा दिया तो कहना। जब देखो तब हमारे चंद्रकांत को सजा देती रहती है। अरे, और भी तो बच्चे हैं स्कूल में। चंद्रकांत की माँ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी सोमनाथ घर में आया। आते ही उसने उत्साह में कहा, माँ, आज बड़ा ही मजा आया। हाँ, मजा क्यों नहीं आया होगा? चंद्रकांत को बेंच पर खड़ा करवा कर तुम्हें मजा जो आ रहा है। चंद्रकांत की माँ बोल पड़ी। सोमनाथ सहम गया। उसे यह पता था कि चंद्रकांत को बेंच पर खड़ा किया गया था। वह धीरे से बोला, चाची, चंद्रकांत 2 दिन से होमवर्क नहीं करके ले जा रहा है, इसलिए उसे सजा मिली। मैंने कहा मेरी कॉपी से उतार ले, वह नहीं करता। हाँ, तू तो बहुत तेज है। देख लूंगी सबको, कहती हुई वह चली गई। सोमनाथ की माँ चंद्रकांत की माँ को देखती रह गई। फिर उन्होंने सोमनाथ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चल बैग रख कर हाथ मुंह धो ले।
स्कूल से इतनी देर में क्यों आया? माँ देखो मुझे कितने सारे इनाम मिले हैं। सोमनाथ अपने इनाम अपनी माँ को दिखते हुए बोला। मॉरल वो कहते हैं न संस्कार घर से ही आते हैं। दूसरों को दोष देने से पहले खुद को देखें। एक बार एक छोटे प्राइवेट हवाई जहाज में शाम के समय एक डॉक्टर, एक वकील, एक छोटा बच्चा और एक पंडित जी जा रहे थे। अचानक हवाई जहाज के इंजन में कुछ तकनीकी खराबी हो गई। पायलट की तमाम कोशिशों के बावजूद हवाई जहाज नीचे जाने लगा। पायलट ने पैराशूट लेकर मुसाफिरों से कहा कि वो कूद जाए और खुद को बचा लें। दुर्भाग्य से सिर्फ 3 पैराशूट बचे थे और हवाई जहाज में 4 लोग बाकी थे। एक पैराशूट डॉक्टर ने ले लिया और कहा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जिंदगियां बचाता हूँ इसलिए मुझे जीना चाहिए। यह कहकर वो कूद गया। फिर वकील ने कहा, मैं वकील हूँ और वकील दुनिया के सबसे होशियार इंसान होते हैं। उसने पैराशूट लिया और वह भी कूद गया। पंडित जी ने छोटे लड़के की ओर देखा और कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। तुम अभी छोटे हो और तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। यह आखिरी पैराशूट लो और आराम से जीना। छोटे लड़के ने पैराशूट पंडित जी को वापस किया और कहा, आप परेशान ना हो। जो आदमी खुद को सबसे होशियार बता रहा था वह मेरा बैग लेकर नीचे कूद गया है। हमारे पास दोनों पैराशूट सुरक्षित है। हम आराम से नीचे कूद सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपके काम से आपकी पहचान नहीं होती बल्कि एक अच्छा इंसान बनने से आपकी पहचान होती है। बहुत पहले की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगी तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उनने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी। उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो बहुत परेशान होता। उसको दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो, लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते। लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दक उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी थी, हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। चंद्रकांत और सोमनाथ एक ही क्लास में पढ़ते थे और वे एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। सोमनाथ पढ़ाई के साथ साथ खेलने में भी अच्छा था और चंद्रकांत स्कूल छूटने के बाद सिर्फ खेलता और गांव भर घूमता रहता था। एक दिन स्कूल में खेल दिवस आयोजित किया था और सोमनाथ ने कई खेल में हिस्सा लिया था। चंद्रकांत ने खेल दिवस पर कोई भी खेल में हिस्सा नहीं लिया था।